हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं बात करने वाला हूं द प्रिस्क्रिप्शन पे। तो जब जो द प्रिस्क्रिप्शन है इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं जिसका ऑप्टिकल शॉप है या जिसने क्लिनिक खोली हुई है। ज़्यादातर मोस्टली लोग यही करते हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो आगे चल के अपना क्लिनिक खोलते हैं या फिर अपना ऑप्टिकल सेंटर खोलते हैं और चश्मे बनाते हैं और अपना सेल करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो जिनका ऑप्टिकल शॉप है, जिनकी क्लिनिक है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब नीचे लिखा है इफ़ शुड बियर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो जो फॉलोइंग डिटेल्स हैं उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने क्लिनिक का नाम लिखते हैं या ऑप्टिकल सेंटर है हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर तो नाम हो जाएगा। फिर बात आती है पेशेंट के नेम की, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर का नाम लिख दिया, अब नीचे हम लिखेंगे पेशेंट का नेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसका डेट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, भरेंगे इसको। एज एंड सेक्स भी यहाँ पे लिखेंगे हम पूरा। तो और इसके आगे ऑक्यूपेशन है। अब ये चीज़ें ज़रूरी क्यों होती है, देखो यार, नाम हो गया, ठीक है, नेम भर दिया, एड्रेस में उसका जो पता होता है हमने वो मेंशन कर दिया। एज एंड सेक्स क्यों ज़रूरी है, जैसे मान लो यहाँ पे पेशेंट की जो एज है वो मान लो वो एक मेल है, ठीक है, और वो एक 46 एज का है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 46 यहाँ पे लिख दिया है और अब उसके हमने नंबर निकाला है चश्मे का, ठीक। तो जो उसका जो चश्मे का नंबर निकला है डिस्टेंस में तो निकला है, अब उसको नियर पावर देनी है कि नहीं देनी है यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि उसकी 46 एज है। तो हमें पता है कि उसको एडिशन देना है जो कि 1.5 या 1.75 जो भी वो एक्सेप्ट करता है वो हम भरेंगे। और मान लो यहाँ पे ये इतनी ना होती तो हमें पहले से ही पता होता था कि उसको एडिशन नहीं देनी है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि उसको एडिशन देनी, तो बार बार हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो आगे है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में हम पढ़ते हैं कि वो इंसान क्या करता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या करता है। फिर उसके बाद है रिलीजन। रिलीजन देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसकी कोई वैसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर आता है चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे हम देखो पेशेंट अगर आपके पास आया है तो कुछ ना कुछ वजह, किसी न किसी वजह से आया है, तो प्रेजेंट कंप्लेन क्या है उसकी, ये वो लिखते हैं। फिर लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कब से हो रहा है उसको वो लिखते हैं। फिर पास्ट हिस्ट्री लिखते हैं कि पहले कुछ हुआ है, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में जैसे कि मान लो जो पहले अगर कुछ उसको प्रॉब्लम हो रखी है या हुई है कभी, तो यहाँ पे वो लिखते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल, यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री होगी, फिर पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री होगी। पर्सनल हिस्ट्री में देखो अगर उसको पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री है तो वो लिखते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो और जेनेटिकली उनके बेटे में या मतलब उनका सन हो या डॉटर हो, उनके में ये प्रॉब्लम आ गई हो। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है कि फैमिली हिस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद आते हैं हम जनरल फिज़िकल एंड सिस्टमैटिक कंप्लेंट में, ठीक है, सॉरी, जनरल फिज़िकल एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, ठीक है। अब उसका जो फिज़िकल एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन जो भी किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर ऑकुलर एग्जामिनेशन में जो भी हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर लिखते हैं, ठीक है। अब नीचे ड्रग हिस्ट्री है, इसको मुझे ऊपर लिखना था लेकिन मैं भूल गया था इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया है। ड्रग हिस्ट्री में ये है कि वो कौन सी दवाई पहले डालता रहा है और कब से डालता रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट अभी इस टाइम कौन सी दवाई डाल रहा है, ताकि हमें जो आगे जो भी, जैसे मान लो यहाँ पे मॉक्सीग्राम ये डाल रहा है और ये कब से डाल रहा है, ये अप्रॉक्स 1 वीक से डाल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 वीक लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 वीक लिख दिया है।
तो यहाँ पे हमें पता है कि ये मॉक्सिविर 1 वीक से ये डाल रहा है, तो अब हमें इसको कौन सी दवाई देनी है या यही कंटिन्यू इसी को देना है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात आती है जो चश्मा बनाते हैं, तो चश्मे का नंबर किस तरीके से लिखते हैं, ये सब ऊपर जो मैंने आपको बताया ये सब तो चलो ठीक है, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। इसमें से कुछ आप हटा भी सकते हैं कुछ पॉइंट, तो ये आपके ऊपर मैटर करता है। अब आपके पास पेशेंट आया है, नंबर निकल रहा है, तो उसको चश्मा तो देंगे ही देंगे। तो चश्मा के लिए ये एक मैंने टेबल बनाई है, राइट आई, लेफ़्ट आई, डिस्टेंस की पावर ऊपर और नियर की पावर नीचे। यहाँ पे हम स्फेरिकल नंबर भरते हैं, ठीक। यहाँ सिलेंडर, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे विज़न, ठीक। और यही सेम चीज़ लेफ़्ट वाले में करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो जो स्फेरिकल की पावर उसकी है -1.50 डाप्टर, ठीक। यहाँ पे उसका जो सिलेंडर है वो है -0.50 डाप्टर। जो उसकी एक्सेस है वो है उसकी 180 डिग्री और जो विज़न है वो है 6/6 पार्शियल। दोस्तों पार्शियल का मतलब होता है कि जो 6/6 की लाइन है वो आधी पढ़ पा रहा है या उसके कुछ लेटर पढ़ पा रहा है, बाकी नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक। अब ये तो हमने भर दिया राइट आई का, ठीक है। लेफ़्ट आई बची, लेफ़्ट आई का भी हम भर देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे स्फेरिकल वो लगा रहा है -1, मतलब स्फेरिकल का जो नंबर आया वो है -1। सिलेंडर नहीं आया है तो सिलेंडर में हम डैश करेंगे। अब सिलेंडर नहीं आया तो एक्सेस कहाँ से आएगी, एक्सेस भी नहीं आएगी, तो जो एक्सेस का पार्ट है उसमें भी हम डैश कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर आती है तभी एक्सेस आती है। और विज़न क्या है, इसका विज़न है 6/6। अब देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस का तो पावर हमने लिख दी। अब नियर पावर, अब देखो यहाँ पे नियर पावर है, यहाँ पे आप एडिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन में हमें पता है कि वो 46 एज है उसकी, तो एडिशन उसकी 1.5 या 1.75 एक्सेप्ट करेगा कुछ, ठीक है। तो जो इन दोनों में से एक्सेप्ट करता है वो हम उसको दे देते हैं। तो देखो नियर पावर है, तो अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो उसका जो एडिशन हमें देना है, ठीक है। जैसे मान लो इसका जो डिस्टेंस का पावर है वो है -1, एडिशन हमें दे रहा, जो वो एक्सेप्ट कर रहा है एज के अकॉर्डिंग, एज है उसकी यहाँ पे 46, तो जो एडिशन है वो एक्सेप्ट कर रहा है वो +1.50, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडिशन है +1.50 और डिस्टेंस की पावर है -1, तो यहाँ पे जो नियर की पावर होगी वो क्या होगी, ये दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको अच्छे से समझ लो। इसकी डिस्टेंस की पावर हमें दी है, एडिशन हमें मिला है, एडिशन मतलब एज के अकॉर्डिंग हमें एडिशन पता चल गया है कि उसको क्या देना है। तो अब उसकी जो नियर में जो पावर होगी वो क्या हम देंगे, तो यहाँ पे जो ये अलजेब्रिक ऐड करने के बाद इन दोनों को जो निकल के आया है वो है +0.5, ठीक। तो इन दोनों का हमने अलजेब्रिक ऐड किया। अब ये इसके साथ सिलेंडर भी तो देंगे, ये तो स्फेरिकल निकल के आया है, तो जो सिलेंडर है वो वही दे देंगे, ठीक। और जो एक्सेस है वो भी वही दे देंगे। तो एक्सेस क्या है, इसकी 180 है तो हम 180 दे देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लस आधे से माइनस आधा 180 डिग्री, तो यार सिंपल है यार, इसको ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज में हम क्या आएगा, प्लस आधे का 90 डिग्री, ठीक। इसको अलजेब्रिक हम ऐड करेंगे तो ये तो स्फेरिकल तो कट हो जाएगा, ठीक है। जो सिलेंडर है वो प्लस आधा आ जाएगा और एक्सेस आएगी इसकी 90 डिग्री। तो जो नियर की पावर बनी उसकी वो ये बनी है +0.50 90 डिग्री। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतने अच्छे से ये बात समझ लो, इसको मैं आगे भी आपको समझाता रहूँगा अलग अलग वीडियो के थ्रू। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऑप्टिकल शॉप या क्लिनिक है और आप चश्मा बनाते हैं और चश्मे का नंबर आप निकालते हैं, उसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो इसकी नियर की पावर आई है वो आई है प्लस आधा 90 डिग्री। तो यहाँ पे नियर की पावर हम लिखते हैं प्लस आधा, ठीक है, डाप्टर 90 डिग्री। जो उसका विज़न है, देखो डिस्टेंस में तो डिस्टेंस की जो विज़न है वो तो देखो 6/6 पार्शियल लिखा है, ठीक है। और जो नियर का जो विज़न होता है वो लिखते हैं n करके, n-6 होता है, n-8 होता है, n-6 भी लिख सकते हैं और पावर के थ्रू भी लिख सकते हैं कि n की पावर 6। अगर आपने 10th क्लास में हाई स्कूल में अगर या इंटर में आपने मैथ पढ़ी होगी तो उसमें पावर होती है, जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, क्यूब होता है, तो उस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट आई है, अब लेफ़्ट आई के में भी अब हम जो नियर की पावर है वो भी हम लिखेंगे। देखो ये
उसका पार्ट है जो लेंस, मतलब जो लेंस फिट करता है चश्मे में, ठीक है। ये जो ट्रांसपोज करना, नियर की पावर निकालना, ये उनका पार्ट है जो चश्मे में जो लेंस फिटिंग करते हैं, ठीक। जो खाली टेस्टिंग करते हैं वो डिस्टेंस की पावर निकाल के एडिशन लिख के बस दे देते हैं, और जो बाकी ट्रांसपोज करके और वो सब ये पूरी नियर की पावर आवर निकालना होता है, ये उनका पार्ट होता है जो चश्मा में लेंस को फिटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखो, मैंने यहाँ पे -1 को लेके मैंने बताया है, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस हम लेफ़्ट वाले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब एक में बता दिया है तो दूसरे में आप समझ जाओ कि दूसरे में क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे -1 के साथ एडिशन 1.5 आई थी, तो इसको लेके हमने जो भी किया है ट्रांसपोज, मतलब इसको पहले इसकी नियर पावर हमने निकाली है, फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया है, क्योंकि +1 प्लस आधे के साथ माइनस आधा 180 डिग्री देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे। भाई देखो सेम नंबर है, एक्सेस अलग है, तो भाई उसको तुरंत ट्रांसपोज कर दो, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे एडिशन आती है, नियर पावर हमें मिला है, तो हम जैसे मान लो डिस्टेंस की पावर हमें पता है, ठीक, एडिशन हमें पता है, तो नियर की पावर क्या आएगी वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमें बिल्कुल पता आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक। तो जो राइट में हमने अप्लाई किया है वही हम लेफ़्ट में भी अप्लाई कर देंगे, और जो भी है वो हम इसमें भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कर लीजिएगा। मैंने एक बार एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, और जो उसकी पावर आई और उसके बाद जो भी विज़न आया उसको नोट कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन टर्म्स यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब देखो यार दोस्तों, अगर आपका ऑप्टिकल शॉप क्लिनिक है ना, तो ये जो कॉमन टर्म्स मैं लेके आया हूँ 1 से लेके 25 तक हैं ये। तो ये जो 1 से लेके 25 तक ये जो कॉमन टर्म्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ पढ़ लो, अगर कहीं लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, बाद में इनको याद कर लेना, ठीक। और अगर ऐसे ही याद कर सकते हो तो आप ऐसे ही याद कर लो। तो सबसे पहले नंबर पे है OU, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑकुलस डेक्स्टर, ठीक। इसको राइट आई बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में RE भी लिख सकते हैं, ठीक है। RE बहुत से लोग लिखते हैं, OD बहुत कम लिखते हैं, सॉरी ये OU नहीं था, OD था ये। सेकंड में है OU ऑकुलाई। जो OU है उसको उसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑकुलाई यूट्रक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बोथ आईज, मतलब इसको हम बोथ आई बोलते हैं, इसको BE से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर में OS, मतलब कि ऑकुलस सिनिस्टर। ऑकुलस सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ़्ट आई, इसको हम LE से मेंशन करते हैं, ठीक। अगला है VR, विसस रिमोटम, ठीक है। विसस रिमोटम, इसका क्या मतलब होता है? फॉर डिस्टेंस विजन, ठीक है। फॉर डिस्टेंस विजन का लिखने से अच्छा है VR लिख दो। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसको मतलब अगर पता है ये चीज़, ठीक है, इसने कभी पढ़ाई की है, ठीक है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर पीछे क्लास के पीछे बेंच में बैठ के अगर मस्ती करते रहे हो तो उसके नहीं समझ में आएगी। अगला पॉइंट है VP, विसस प्रॉक्सिमम, मतलब कि फॉर नियर विज़न। अब फॉर नियर विज़न को हम लिखने से अच्छा है VP लिख देते हैं। अब 6 नंबर पे जो ऐड है, ये तो अधिकतर लोगों को पता ही होता है कि ऐड क्या होता है, नियर एडिशन पावर, एडिशन जो होती है। 7th नंबर पे है NAD, मतलब कि नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, मतलब कि अगर आप किसी पेशेंट को अगर आप डिटेक्ट कर रहे हो, उसकी आई को डिटेक्ट कर रहे हो, उसमें अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पे हम सिंपल से लिख देते हैं NAD, ओके। अगला है WNL, मतलब कि विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक। विद इन नॉर्मल लिमिट्स को हम लिख देते हैं WNL। अगला है CST, मतलब कि कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट। देखो अगर आपने कोई ट्रीटमेंट दिया है किसी पेशेंट को और वही पेशेंट आपके पास दोबारा आया है और आपको वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, तो उसमें CST लिख के वो ट्रीटमेंट हम दोबारा उसको दे देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है BU का मतलब होता है बेस अप प्रिज्म। अब देखो यहाँ पे जो प्रिज्म है, अगर आप ये जो प्रिज्म होता है इसके नीचे का पार्ट कहलाता है बेस और ऊपर का पार्ट कहलाता है एपेक्स,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिखा है वो है बेस अप प्रिज्म। अगर बेस अगर अप रखा है आपने तो उसको सिंबल सा हम लिख देते हैं BU। ये जो बेस है अगर आपने ऊपर की ओर रख के अगर आपने उसको दिया है तो उसमें BU लिखते हैं। और अगर आपने बेस आउट मतलब कि आउट साइड अगर आपने लिखा है तो उसको मतलब आउट साइड अगर आपने दिया है तो उसको BO लिखते हैं। ऐसे ही चारों हैं, ठीक है, BD BI और OE अलग है ये, ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। और 15 नंबर पे ही ESO। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ESO का मतलब होता है ईज़ोफोरिया। अगर आपने फोरिया वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ईज़ोफोरिया क्या होता है, ट्रोपिया क्या होता है, वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है क्या होता है ये, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ESO ईज़ोफोरिया को, और EXO हम बोलते हैं एक्सोफोरिया को, ठीक है। RH बोलते हैं राइट हाइपरफोरिया को, और RHT, ठीक है, RHT को बोलते हैं राइट हाइपरट्रोपिया। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है ET, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये सारे हो गए हैं। अब जो अगला पॉइंट है 19 नंबर का वो है ET। इसमें देखो ET, ठीक, ET का मतलब होता है ईज़ोट्रोपिया, ठीक। XT का मतलब होता है एक्सोट्रोपिया, ठीक है। और ईज़ोट्रोपिया क्या होता है, फोरिया क्या होते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। LH का मतलब होता है लेफ्ट हाइपरफोरिया, और LHT का मतलब होता है लेफ्ट हाइपरट्रोपिया, ठीक। अब आगे है FU का मतलब होता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब होता है किसी पेशेंट को कंसल्ट करके उसको फॉलो करना और उसका ट्रीटमेंट करना, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो। अगला है IOP। ये तो ज़्यादातर पता ही होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को IOP बोलते हैं, ठीक है। और अगला है नेक्स्ट है लास्ट है PMT, मतलब कि पोस्ट माइग्रेटिक टेस्ट। जो माइग्रेटिक टेस्ट होते हैं उसको लिखते हैं PMT। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया है कि क्या है ये, ठीक है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी टर्म्स दिए हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एक क्लिनिक है, ऑप्टिकल शॉप है या ऑप्टिकल क्लिनिक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है यार। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करके आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम में क्वेश्चन करते हैं और मैं वहाँ पर उनके क्लियरली उनको आंसर देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।